मित्रों नमस्कार। मैं आज फिर मॉडर्न राजस्थान पर अपना एक राइटअप लेके आया हूँ आपके सामने और इस पर मैं बातचीत करूँगा। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से इतिहास के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसके विभिन्न रूपों के बारे में बताना एक उद्देश्य है। मित्रों, मैंने ये सोच कर के शुरू किया कि इससे जो विद्यार्थी राजस्थान के इतिहास की एक गुणवत्तापूर्ण सामग्री से वंचित रह जाते हैं, उनको कैसे ऐसा दिशा निर्देश दिया जाए ताकि वे गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त कर सकें। मैंने पिछला वीडियो 17 मई को इसी विषय पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और उसमें मेरे सामने ही कई मुद्दे उभर कर के आए, क्योंकि इतिहास हम चाहे विश्व का पढ़ें चाहे भारत का पढ़ें, जब तक इतिहास की एक पद्धति हम नहीं अपनाएंगे तब तक इतिहास हमको समझ में नहीं आएगा, वो बोधगम्य नहीं हो सकेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मैं अभी इस वीडियो में मैं वो बात करना चाहूँगा जो मेथोडोलॉजी से संबंधित है। मतलब चाहे विषय इतिहास है और वो कहीं का भी इतिहास हो, उसको देखने का सबसे बड़ा तरीका एक तो क्या है कि हम हिस्ट्री की किसी भी घटना को या हिस्ट्री के किसी भी विकास को या समाज के विकास को, प्रशासन को, राजनीति को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। मतलब वो अपने आप में स्वायत्त नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसके अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं अक्सर, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस क्या है कि वो निरपेक्ष, मतलब वो जो भी कोई चीज़ है वो अपने आप में एब्सोल्यूट है। और एक होता है रिलेटिविटी का सिद्धांत, सापेक्षता। तो जो इतिहास है वो निरपेक्ष नहीं, वह सापेक्ष होगा। और जो इतिहास की घटनाएं या जो इतिहास के युग या जो ऐतिहासिक व्यवस्थाएं समय समय पर रहीं, उनको भी हम उनको इंडिपेंडेंट, उनको कोई ऑटोनॉमी नहीं दी हमने कि वो अपने आप में होती है, ऐसा नहीं है। वो जुड़ी हुई है, एक घटना दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे आप प्रकृति के तौर पर भी आप देखें, जैसे हम बात करते हैं दूब, घास जिसे हम कहते हैं, तो दूब जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या है? बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र। तो अब इन चीज़ों को मिलकर धूप बनी है। अगर ये बेसिस नहीं होगा, कल को ज़मीन ही नहीं होगी तो धूप कहाँ उगेगी? तो है क्या कि जो चीज़ इस दुनिया में विद्यमान है वे सब आपस में जुड़ी हुई है। तो इसी दृष्टि से हमें इतिहास को देखना होगा कि इतिहास की जो भी व्यवस्थाएं हैं वे भी आपस में जुड़ी हुई है। दूसरा क्या है, दूसरा जो बिंदु है, एक तो ये है। दूसरा बात क्या है कि इतिहास के बारे में ये माना जाता है कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई डेड साइंस नहीं है। दिस इज़ डायनेमिक साइंस, दिस इज़ लाइफ साइंस। तो जो इतिहास है एक जीवित विज्ञान है और एक गतिशील विज्ञान है। और सोसाइटी में जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता को समझने और डिफाइन करने के लिए हमें इतिहास की शरण में ही जाना पड़ता है। तो यूँ करके हम इतिहास को समग्रता में समझने का प्रयास करें। मुझे इतनी बात यहाँ क्यों कहनी पड़ रही है, वो इसलिए हो रहा है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा कि राजस्थान के इतिहास को उन लोगों को ख़ास तौर पर पढ़ाया जाए जिन्हें कल यहाँ की पब्लिक सर्विसेज में आना है। और जिस तरह से जो पद्धति अपनाई जाती है उसमें क्या करता है परीक्षार्थी, वो किसी भी तरह की सामग्री के सहारे से कुछ चीज़ों को रटता है। अब रटता है, जैसे उसने रट लिया कि गोविंदगिरी के नेतृत्व भगत आंदोलन किसकी लीडरशिप में हुआ? भीलों का, गोविंदगिरी। अब जब तक आप उस संदर्भ को नहीं समझेंगे, जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो है कि जो पर्सपेक्टिव है इतिहास में, सबसे महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव से हम परिप्रेक्ष्य या संदर्भ कहते हैं। यदि आपको संदर्भ पता है, परिप्रेक्ष्य पता है, तो आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं। नहीं तो उसको आप एक पेंडुलम की तरह वो लटका हुआ है और आपको उसका जड़ पूंछ नहीं पता है, जबकि उसका
पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हुई कैसे हुई। जब तक हम गोविंद गिरी को पहले तो उनकी व्यक्तिगत जो अर्ली लाइफ है उसको हम समझें, और उसको समझने के साथ साथ वो जिन जिन एरियाओं में रह रहा है और वहाँ की जो भील जनता है उनके साथ उसके कैसे ताल्लुकात हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब को जब तक हम नहीं समझेंगे, जो 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 परिवेश है उस परिवेश को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारा वो पर्सपेक्टिव भी डेवलप नहीं हो सकता। तो पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, एक परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए हमें वो परिवेश, वो एटमॉस्फेयर, वो पूरी चीज़ों को समझना होगा। इसका जो अगला बिंदु जो मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहता हूँ वो है परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास बोध, इतिहास की समझ। क्योंकि इतिहास को हम क्यों समझना चाहते हैं, जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आप परीक्षार्थी हो और आप ये सोचो मुझे केवल परीक्षा पास करना है या प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके चयन करवाना है, यहीं तक मेरा इतिहास से संबंध है, तो बात अलग है। लेकिन आप उसे एक ज्ञान की शाखा के रूप में अपनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इतिहास के मतलब इतिहास का एक परसेप्शन, आपकी अपनी एक समझ उस इतिहास के बारे में आपको विकसित करनी होगी। और यह समझ कोई फिक्स नहीं हो सकती, आप किस तरीके से उस पर सोचेंगे। और क्योंकि अगर मैं इतिहास की परिभाषाओं में चला जाऊं तो आप इतिहास के परिभाषाओं के जंगल में खो जाएंगे। इतनी परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि वैसे तो इतिहास प्राचीन काल से लिखे जा रहे हैं, किंतु मॉडर्न पीरियड में ख़ास तौर पर विश्व इतिहास के संदर्भ में देखें तो पुनर्जागरण के बाद से पूरे इतिहास का जो है परिदृश्य बदल गया, इतिहास का क्षेत्र बदल गया और समय समय पर इतिहास के क्षेत्र में विकास होते रहे हैं। और आधुनिक काल में ख़ास तौर पर बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स हिस्ट्री का परसेप्शन एंटायरली चेंज हो गया। और अब जो है हम जो इतिहास देखते हैं उसमें उसका विस्तार इतना ज़्यादा है कि उसके क्षेत्रों को आप सीमित नहीं कर सकते। एक जो इतिहास के मामले में ख़ास तौर पर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है, जो मैंने पिछले बार भी बात की थी, कि कार्य कारण संबंध। मतलब किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। ये विज्ञान का नियम है और ये समाज विज्ञान में भी लागू होता है, ये इतिहास में भी लागू होता है। जो कुछ हुआ उसमें देखना होगा कि किस तरीके से कौन सी ऐसी कारण रहे या ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस रही, जो आगे बढ़ाने वाली शक्तियाँ रहीं, या ऐसी कौन सी सहायक शक्तियाँ रहीं जिनसे कुछ विशेष चीज़ें बनी या जो ऐतिहासिक चीज़ें बनी। चाहे वो है शासन व्यवस्था हो, चाहे व्यक्ति विशेष का भी हम हिस्ट्री जानते हैं, उसमें भी देखना होगा कि जो भी महान नायक है इतिहास का, चाहे वो राजनीतिक है या दार्शनिक है या जो भी उसका सोच है, वो जो है किस तरह से उसके साथ सहायक परिस्थितियाँ रहीं। तो कार्य कारण संबंध को हम कई तरह से देखते हैं कि जो सर्कमस्टांसेज हैं वो फेवरेबल हैं या नहीं थी, अनफेवरेबल थी, इट कुड नॉट बी एनालाइज्ड बाय सो एंड सो ही कमिटेड सर्टेन मिस्टेक्स। तो अब ये चीज़ें हम जो है उस कार्य कारण के रूप में देखना चाहेंगे। अब जब मैं आधुनिक राजस्थान पे आना चाहता हूँ तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि एक तो हम ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दें कि इतिहास में, जैसे हम कहते हैं ना, ये देश इतने वर्ष उसके दास्ता में रहा, उसकी गुलामी में रहा। ये देश कभी किसी की गुलामी में नहीं रहा। ये व्यवस्था, अगर आप उसको गुलामी कहते हो तो व्यवस्थाओं के बंधन में ये अवश्य रहा। तो गुलामी जैसे शब्द का प्रयोग, जैसे आपने देखे कुछ लोग कहते हैं अधीनता, अब दो शब्द, एक तो है स्लेवरी और एक स्लेव। तो सिर्फ स्लेवरी का कंसेप्ट था जब ट्राइबल सोसाइटीज़ थी और ट्राइबल्स के बीच में जब संघर्ष होता था तो उसमें जो कबीले जीत जाते थे वो पराजित कबीलों को अपने दास बना लेते थे। दास युग मध्यकाल में रहा है, लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं दास ऐसी बात नहीं। दूसरा क्या है, किसी देश को आप दास नहीं बना सकते। अगर उस देश का अस्तित्व, या तो उसका अस्तित्व मिटा ही दें आप, और अगर अस्तित्व रहता है तो अब जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में हम देखते हैं ख़ास तौर पर कि यहाँ के स्टेट्स के साथ उन्होंने ट्रीटीज़ की। तो मैं जब यहाँ की इन संधियों के बारे में बात करता हूँ तो मैं ना तो ये कहता कि राजस्थान में अंग्रेज़ों की गुलामी शुरू हो गई। एक अंग्रेजी का शब्द है सबऑर्डिनेशन। अब ये बताएं, जैसे वर्तमान युग में भी देखें तो एक जो पॉलिटिकल लीडर है, एक मिनिस्टर है, उसके सबऑर्डिनेशन में एक IAS ऑफिसर भी होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट है वो स्लेव नहीं है। स्लेव में सबऑर्डिनेट में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। इवन
हम मध्यकाल में भी जाते हैं तो आप ये देखें, जब राजस्थान के शासकों ने मुगलों के साथ जो भी रिलेशनशिप जिस रूप में विकसित हुए वे भी लगभग बराबरी के थे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जिसका अपर हैंड है वो अपनी टर्म्स कंडीशंस जो है रखता है और उन शर्तों पर वो साथ रहता है। वरना तो मध्यकाल के जो शासक थे किसी को मिटाया नहीं मुगलों ने। राजस्थान के हम संदर्भ में देखें, सभी रहे और सबके साथ एक काम चलाऊ समझौता तैयार हुआ। तो मतलब ए सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप है, क्योंकि एक शक्ति का उदय हुआ और वो यहाँ आई और यहाँ की जो शक्तियाँ थीं वे बिखरी हुई थीं, तो एक पार्टनरशिप के रूप में उन्होंने अपना जो संधियों के माध्यम से, संधियाँ मुगल काल में भी हुई हैं और संधियाँ जो है ब्रिटिश काल, तो मैं ब्रिटिश काल की बात करना चाहता हूँ, दास्ता जैसी बात नहीं है। किंतु यहाँ जो संधि हुई किसके बीच में हुई, एक स्थानीय या हम कहें उसको लोकल या नेटिव जो फ्यूडलिज्म है, यहाँ का जो सामंतवाद, यहाँ के सामंतवाद से मतलब केवल एक जागीरदार या एक चीफ से नहीं है, बल्कि एक शासन व्यवस्था से है। दूसरे हैं औपनिवेशिक। तो जो औपनिवेशिक और सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो अपवित्र गठबंधन हुआ, मैं इस शब्द का उपयोग मैंने अपनी किताबों में किया है, इट वाज ए सॉर्ट ऑफ अनहोली अलायंस बिटवीन नेटिव फ्यूडलिज्म एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और जो ये अनहोली अलायंस है, इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मासेज। तो ये बात हम आगे करेंगे। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि आधुनिक राजस्थान को हम एक, जैसे मैंने पिछले बार भी वादा किया था, श्रृंखला के रूप में हम शुरू करेंगे। श्रृंखला तो शुरू हो चुकी है और जो व्यूअर्स, जो भी लर्नर्स या जो भी इसको रुचि रखने वाले हैं, वो मेरा पहला वीडियो भी देखेंगे और इसे जब देखेंगे तो उनकी बात समझ में आएगी कि कौन से बिंदु वहाँ छूट गए थे जिन्हें हमने वापस आज की वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो जो हम बात करते हैं आधुनिक राजस्थान, जो पिछली बार कहा था कि राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है वह भारत के अन्य भूभागों की तुलना में उसका वर्ष हमने अलग तय किया। और वो अलग तय यूँ किया क्योंकि यहाँ के कुछ ऐतिहासिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल एविडेंसेस ढंग से रही। तो एक प्रश्न उठता है कि वैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हुआ, इस बात को हम लोग जानते हैं। और स्वयं औरंगजेब ने राजस्थान के शासकों के साथ जो अकबर की एक राजपूत पॉलिसी चली आ रही थी उसको साझा, जैसे कट्टर धार्मिक व्यक्ति ने भी उसको फॉलो किया, वही औरंगजेब उसको ब्रेक करता हुआ नज़र आता है। और वो जो ब्रेक करता है तो आप देखें कि महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड, जो कि बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, उनके मुग़ल दरबार में पद और गरिमा को घटाने का प्रयास किया गया। तो मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई। तो इधर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह के हितों की रक्षा के लिए वो भी ओपन रिवेलियन हो गए। तो आप ये देखें कि राजपूतों को जो भरोसा मुग़लों के साथ या मुग़ल और राजपूतों की जो एक बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग औरंगजेब के काल से ही ढीली पड़ने लगी। दूसरा क्या हुआ कि जब औरंगजेब के पतन के बाद ही जो मराठा शक्ति है उसका पुनरोदय होने लगता है। और जब पुनरोदय होता है तो मराठा ये मान रहे हैं कि वे भारत में हिंदू पदपातशाही की स्थापना करेंगे। तो वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि मुग़लों को हमें रिप्लेस करना है। तो वो अपना अधिकार समझ रहे हैं कि हमें इधर बढ़ना है। और ख़ास तौर पर जो अब मैं उसको, क्योंकि वो मराठा हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मुग़ल और अंग्रेज़ इन दोनों के मध्य का जो काल है उसे हम राजस्थान के इतिहास में कई बार मराठा युग के नाम से जानते हैं। और मराठा काल जो है वो किस तरह से, मतलब मराठों ने यहाँ प्रवेश किया है, आप देखें। वैसे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने रोड़ा में एक सम्मेलन किया जहाँ राजस्थान के सभी शासकों को मराठों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज बन गई थी कि जब मालवा में सिंधियार होलकर की सेनाएं घुस चुकी थी तो ये साफ लग रहा था कि उनका अगला जो निशाना है वो राजपूताना होगा। और राजपूताना के शासकों को एकता करने के लिए ये रोड़ा सम्मेलन हुआ। और रोड़ा सम्मेलन में प्रतिज्ञाएं और वादे बड़े बड़े किए गए, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। और 2 साल बाद 1734 में हुआ और 1736 में जब पेशवा उदयपुर आए तो उदयपुर के महाराणा ने उनको चौथ देना
स्वीकार कर लिया। तो सभी जो धीरे धीरे करके आप देखते हैं 1740-41 तक सभी राज्यों ने लगभग चौथ देना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि जहाँ भी कहीं कोई उत्तराधिकार का प्रश्न, जैसे जयपुर में ही सवाई जयसिंह जी सेकंड की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हुए, तो उसमें मराठों ने अपनी भूमिका निभाना शुरू किया। राजस्थान के राज्यों के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे उनमें भी अपनी भूमिका निभाने लगे, और इनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी। वे अपने जो बातें हुई थी उसके प्रति ईमानदार नहीं थे। वे अपना हित देखते हुए अपना आर्थिक लालच को पूरा करने के लिए वो किसी सीमा तक भी जा सकते थे, और वो चाहे जब पक्ष भी बदल लेते थे, साथ किसी के शुरू करते थे। तो कुल मिला करके जो मराठों की व्यवस्था थी उस समय, राजस्थान के शासकों के बारे में एक किताब है, शासकों के बारे में नहीं, उस समय के राजस्थान जो बिटवीन मुग़ल एंड ब्रिटिश के बीच का जो काल है, जिसको मैं मराठा काल कह रहा हूँ, उस पर महाराज कुमार रघुवीर सिंह ने एक पुस्तक लिखी, पूर्व आधुनिक राजस्थान। और रघुवीर सिंह जी स्वयं एक छोटी स्टेट मालवा में सीतामऊ वहाँ के शासक थे, और उनकी इतिहास में रुचि थी। तो सभी जानते हैं, जो भी साहित्यकार हैं उनके बारे में हिंदी साहित्य में उन्होंने लिखा है। तो उनकी पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान में उन्होंने राजपूत शासकों के घोर नैतिक पतन और अय्यासी में डूबे हुए इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो उनमें वह नैतिक बल नहीं रह गया था जो मराठों का मुकाबला कर सकें, और वे मराठों के शिकार बन गए, और मराठा उनसे समय समय पर धन ऐंठने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ। अच्छा, इसके बाद आप देखें मराठे आगे 1752 में मराठों ने मुग़ल शासक की सुरक्षा की गारंटी, प्रोटेक्शन की गारंटी दी थी। अब तुम एक तरफ तो मुग़लों को मिटा करके, उनका साम्राज्य समेटवा करके अपनी बिसात बिछाना चाहते हो, लेकिन अब हो सकता है स्ट्रेटजिकली या डिप्लोमेटिकली इट में बी करेक्ट और नॉट, लेकिन उन्होंने 1752 में मुग़ल सम्राट को सुरक्षा का जिम्मा लिया। और उसी वर्ष लगभग उसी में 1752 में ये जो अजमेर है, ये अजमेर एक सूबा हुआ करता था मुग़लों का, और ये सूबा जो है मराठों को मिल जाता है। आगरा और अजमेर की सूबेदारी मिल जाती है प्रोटेक्शन के बदले में, और वो प्रोटेक्शन में ये हैं जियाजी राव सिंधिया। इन्होंने 1752 में अजमेर को अपने अधिकार में ले लिया, और अजमेर में रह करके वो राजस्थान में अपना काम करते रहे। और जो यहाँ के शासक थे राजस्थान के, वे मराठों के व्यवहार से बहुत दुखी थे। उनके शासन में वे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनको ये लगने लगा था कि कहीं उनका अस्तित्व ही ना मिटा दिया जाए, उनके अस्तित्व को मिटाकर ही मराठा साम्राज्य स्थापित हो जाए। तो वे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों की शरण में जाना चाहते थे। और 1803 से लेकर के और 1817 तक लगातार राजस्थान के शासकों ने प्रयास भी किए, किंतु अंग्रेज़ों की प्राथमिकताएँ अलग थी। उनकी प्राथमिकता थी जब तक अंतिम बची हुई स्थानीय शक्ति, मराठा शक्ति को वो अपने नियंत्रण में ना कर लें, तब तक वो राजस्थान के राज्यों में प्रवेश करके अपनी लायबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहते थे। और जब अंतिम अंग्रेज़ मराठा युद्ध होता है, तो उसमें जो दौलत राव सिंधिया के साथ समझौता होता है कंपनी का, इसमें दौलत राव सिंधिया अजमेर जो है अंग्रेज़ों को सौंप देता है। तो इस तरह से ये अंग्रेज़ जो हैं यहाँ आए। अब ये प्रश्न उठता है, एक तो मराठों की लूट आतंक, और लूट और आतंक इतना था, जैसे मैं आपको उदाहरण लिए बताऊं कि दोनों ही होलकर और सिंधिया, इनके साथ में पिंडारी जुड़े हुए थे, जो पिंडारी सिंधिया शाही और होलकर शाही के नाम से जाने जाते थे। अमीर खां जिसके को बाद में शासक बना दिया गया टोंक का, ये अमीर खां होलकर का एक कमांडर था, और वो लूटपाट ये लोग किया करते थे। तो मराठा पिंडारियों का एक तो ये था। दूसरा क्या हुआ, एक घटना जो मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा, कि वो एक कृष्णा कुमारी का द्वारा जहर लेने का है। कृष्णा कुमारी का जो है आत्महत्या का मामला है, जिसने राजस्थान के जो शासक हैं उन शासकों की जो कमजोरियां थी उनको स्पष्ट कर दिया। तो मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें सीधे तौर पर बात करूंगा उन मुद्दों पर कि आधुनिक राजस्थान में अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के क्या कारण रहे। इसे मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, और साथ में ही कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस थी, किन ट्रीटीज़ के तहत ये जो हैं
राजस्थान के साथ साथ अंग्रेज़ी हुकूमत के क्या कहेंगे उसे, एक तरह से मातहत, अगर आप सरपरस्ती और मातहत की बात करें तो अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में ये मातहत हुए, तो किस प्रकार से इनके बीच में एक गठबंधन हुआ। धन्यवाद।